बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में हम स्टूडेंट जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उसकी जो सबसे पहला पोर्शन डिस्कस करेंगे दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और ये हमारे पास बनता है चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम तो बात करेंगे इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज कैसे हुआ। इसके अलावा हम इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होंगी उसकी बात करेंगे। हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं उसकी बात करेंगे, फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यूज होने वाले जितने फंक्शन ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, एज वेल एज कि जितने भी इसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं जो डेरिवेटिव्स वगैरह आ जाते हैं उसको आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर हम ये टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज इस पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल स्टार्ट से चैप्टर नंबर 15। इसके अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हिस्ट्री है उसकी बात कर लेते हैं और जो इसके अंदर हमारे पास इसके जो सोर्सेज आ जाते हैं उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके जो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन की बात की जाए, इसके हिस्ट्री की बात की जाए, तो स्टार्ट में इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था। कंपाउंड को बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। नंबर 1 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेन डिफरेंस क्या था? वो जो डिफरेंस था, दैट डिफरेंस वाज बेस्ड अपॉन द सोर्सेज ऑफ इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो जो डिफरेंस था वो किसके ऊपर बेस किया गया था? वो उनके सोर्सेज के ऊपर जो था वो बेस कर रहा था कि हमारे पास इनऑर्गेनिक के सोर्सेज कौन से होंगे और ऑर्गेनिक के सोर्सेज कौन से होंगे। जो एंशिएंट कंसेप्ट था, जो ओल्ड कंसेप्ट था उसकी बात कर रहे हैं। फिर हम इस ओल्ड कंसेप्ट को मॉडर्न के साथ कंपेयर भी करेंगे। तो ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, आर डिराइव्ड फ्रॉम द मिनरल्स। मिनरल सोर्सेज से इसको ऑब्टेन किया जाता है, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन लाइक वेजिटेबल एटसेट्रा। उनसे जो ऑब्टेन किया जाता है उसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का। तो आइए एग्जांपल की मदद से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हम कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स which were of mineral origin, जो हमारे पास मिनरल से आते थे उनको आप बोलते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास आता है जी टेबल साल्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा आप कह सकते हैं हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इसका एग्जांपल आ जाती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो मार्बल होता है ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल में से आता है। तो स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं जी हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? ओल्ड कांसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ओल्ड कांसेप्ट के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे? दोज कंपाउंड्स, वो वाले कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स व्हिच वर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन्स। प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन, जो प्लांट और एनिमल ओरिजिन से ओरिजिनेट होते थे या डिराइव होते थे, दोस कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल क्या आ सकती है हमारे पास? सपोज करते हैं कि हमारे पास है जी एसिटिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जांपल। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो अल्कोहल होती है, या दूसरी एग्जांपल हमारे पास इसमें आ जाती है। इसके अलावा जो टार्टारिक एसिड है, टार्टारिक एसिड, ये चंद एक एग्जांपल्स आ जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब इनकी जो सोर्स, आप कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दीज आर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज? तो बेटा ये जो एसिटिक एसिड होता है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर, अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइन, व्हाइल टार्टारिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेप्स। तो ये हमारे पास प्लांट्स और एनिमल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोर्सेज ही हैं जहां से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दोस कंपाउंड व्हिच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इसके साथ ये तो इसका डिफरेंस क्लियर हो गया। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ओल्ड कांसेप्ट है उसकी बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ओल्ड कांसेप्ट थी वो कहते थे कि वो केमिस्ट्री वो साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री के साथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बस नेचर है उसके साथ जो डिस्कस करेगी, जो उसको डिटेल में स्टडी करेगी, उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द केमिस्ट्री
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको आप क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता था। या आप कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर होने वाले रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज को जो डिस्कस करती है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता था। स्टूडेंट्स, इसके साथ ये भी कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके साथ एक थ्योरी भी थी जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलेंगे जी? वाइटल वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी? वाइटल फोर्स थ्योरी जे ब्रेजिलिस ने इसको प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। आप इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी का ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचर के अंदर है सिर्फ वही, आप इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली प्रेजेंट इन दोस थिंग्स व्हिच वर वंस अपॉन अ टाइम अलाइव, जो किसी न किसी वक्त में जिंदा थी, उसी से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई रिलेशन नहीं था अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर 1828 में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनको बोला जाता है फ्रेडरिक वुलर, वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। फ्रेडरिक वुलर ने क्या किया? उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अमोनियम साइनेट, उसको उन्होंने हीट किया। अब हीट किया तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया जिसको नाम दिया गया यूरिया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड दैट वाज यूरिया, एंड हु प्रिपेयर्ड इट? फ्रेडरिक वुलर व्हेन 1828। ठीक है, ये एमसीक्यूज में याद रखिएगा। जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया, दैट टाइम वाटर फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, क्योंकि वाटर फोर्स थ्योरी का ये मानना था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते आर्टिफिशियली। लेकिन फ्रेडरिक वुलर ने वो प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज। उसने यूरिया को प्रिपेयर कर लिया, तो वाटर फोर्स थ्योरी यहाँ पे क्या होगी? रिजेक्ट होगी। अब यहाँ से फिर मॉडर्न केमिस्ट्री का आगाज हुआ। मॉडर्न केमिस्ट्री में सबसे पहले एक कंसेप्ट आया कि उन्होंने कहा कि जो हमारे पास केमिस्ट्री है, ये कहा गया कि मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड की जो हमारे पास केमिस्ट्री है जो उसको डील करती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर जगह जो कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक होता है। लाइक अगर हम बात करें, हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास है कार्बोनेट्स CO3 माइनस, हमारे पास है बाइकार्बोनेट HCO3, इसके अलावा हमारे पास साइनाइड्स आ जाते हैं, थायोसाइनाइड्स आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास डाइसल्फाइड्स आ जाते हैं जी, सल्फर डाइसल्फाइड या कार्बन डाइसल्फाइड्स आ जाते हैं। उनकी बात कर लेते हैं। ये जो हमारे पास कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन तो है, बट दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। तो स्टूडेंट कहते हैं इसके अंदर कार्बन तो है, हाइड्रोजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि इन कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मैच नहीं करती। तो फिर क्वेश्चन आता है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर मैं इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है। लाइक आइसोमेरिज्म होती है, कैटनेशन होती है, होमोलोगस सीरीज आ जाती है, एंड डिफरेंट टर्म्स इसके अंदर होती हैं। ये कंपाउंड जो होते हैं उन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट इज व्हाई आप इन कंपाउंड्स को या मेनी मोर, इसके अलावा और भी बेशुमार आते हैं जो जिसको आप क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऐड नहीं कर सकते, ऑल्दो उनके पास कार्बन है। तो फिर इसकी बजाय आप थोड़ा सा इसको मॉडर्न करके अगर आप लिखते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऑब्वियसली है, लेकिन इसके अंदर ये कंसेप्ट भी तो आ जाता है कि ये भी तो कार्बन कंपाउंड्स है, तो थोड़ी सी इसके अंदर कंफ्यूजन आ जाती है। तो हम इसके बजाय एक मॉडर्न जो हमारे पास लेटेस्ट डेफिनेशन है उसकी बात कर लेते हैं। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच है दैट डील्स, जो डील करती है किस चीज के साथ? डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, इन दोनों को स्टूडेंट्स आप कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कार्बन को आप बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलेंगे जी? हाइड्रोकार्बन्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और जो इसके डेरिवेटिव्स के साथ डील करे, डेरिवेटिव्स को स्टडी करे, उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस वन इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सॉरी, ये जो मैंने लिखा ब्रांच ऑफ साइंस, इसकी बजाय आप लिखेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वन ऑफ ब्रांच फ्रॉम केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है जी। ठीक है, जो डील करती है हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के साथ। अब यहाँ पे बात आती है कि डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। डेरिवेटिव में हमारे पास नाइट्रोजन आ जाता है, हमारे पास सल्फर आ जाता है, हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है, हमारे पास हैलोजन आ सकते हैं, एटसेट्रा। ये हमारे पास होते हैं डेरिवेटिव्स। इनकी कलेक्टिव स्टडी को आप क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये हिस्ट्री थी स्टूडेंट्स जो आपके साथ शेयर की, और ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन आ गई। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इनको हम कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दो मेजर सोर्सेज यहां पे डिस्कस हुए आपके सिलेबस में। नंबर 1 इज द फॉसिल रिमेन्स एंड नंबर 2 इज द प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स साथ-साथ बनाते जाइएगा, नोट्स साथ-साथ बनाते रहेंगे। जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए आसान हो जाएगी। अब अगर आप बात करेंगे फॉसिल रिमेन्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो इसमें हमारे पास जो फॉसिल रिमेन्स आ जाते हैं, इसकी 3 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे कोल,
नंबर 2 आप इसमें डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम, और नंबर 3 आप इसमें डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स फॉसिल फ्यूल में दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ये जो कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस आ जाती है इसी को हम फॉसिल रिमेन्स कहते हैं, यानी जो डेड डिके ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं उसको आप फॉसिल रिमेन्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोल की, तो कोल कैसे सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो कोल बनता कैसे है स्टूडेंट, आज से 500 मिलियन ईयर्स अगो जो प्लांट्स होते थे, जो एनिमल जो डेड डिके हो गए, जब हम उसको बरीड कर देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स आती जाती हैं, तो वहां पे 3 काम होते हैं। नंबर 1 हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता जाता है नीचे। नंबर 2 हाई प्रेशर, प्रेशर बढ़ता जाता है। एंड नंबर 3 एब्सेंस ऑफ एयर। इन 3 चीजों की मौजूदगी में, एंड नंबर 4 उसमें आ जाता है बैक्टीरियल एक्शंस, वहां पे बैक्टीरिया या उसके डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इनकी मौजूदगी में वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे आइदर प्लांट्स और एनिमल, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं अदर फार्म्स के अंदर। उस फार्म को आप क्या बोलते हैं जी, कोल बोलते हैं। अब कोल में से डिफरेंट आपको क्या करते हैं, वहां पे डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती है या पायरोलाइसिस होता है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, कोल से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। जब कोल होता है, कोल की अगर हम बात करें, सबसे पहले सपोज करिए हमारे पास थी वुड जो बरीड हुई, वुड विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाती है पीट के अंदर, पीट कन्वर्ट होती है लिग्नाइट में, लिग्नाइट कन्वर्ट होता है बिटामिनस में, बिटामिनस कन्वर्ट होता है एंथ्रासाइट में, जिसके अंदर 90% अप्रोक्सीमेटली कार्बन होता है, एंथ्रासाइट 90%, ठीक है जी। और इसके बाद ये तकरीबन कोल ही है। तो इस तरीके से हमारे पास वुड के अंदर 40% होती है, अबाउट 60%, 70, 80 एंड 90% कार्बन। इसी तरीके से हमारे पास ये इसकी कन्वर्जन का प्रोसेस होता है कोल का। कोल स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सिर्फ कोल हमें इससे हमें मेजर जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो एक तो हमें कोल टार मिल जाती है, कोल टार, और इससे हमें फिर कोल गैस भी मिलती है जिसको आप डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमें 200 मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं, मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो भी इससे हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कोल टार से या कोल गैस से, या नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कोल टार से और कोल गैस से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। यानी आसान अल्फाज में याद रखिएगा, मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोल। तो कोल का जो प्रोसेस था वो भी आपको बता दिया कि कोल बनती कैसे है। गॉट इट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो पेट्रोलियम सबसे पहले स्टूडेंट आपने याद रखना है, पेट्रोलियम जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारे पास पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक्स, और दूसरा है ओलियम विच मीन ऑयल। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं the oil which is obtained from the rocks is called petroleum, petra and oleum, ठीक है जी। the oil that is obtained from the rocks by mining is called petroleum। अब पेट्रोलियम से मुराद सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, अक्सर स्टूडेंट इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेट्रोलियम से मुराद पेट्रोल। पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, पेट्रोलियम से हमें जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं, वो कौन कौन सी आ सकती हैं। वो हमारे पास आता है स्टूडेंट मिथाइलिन आ जाता है, हमारे पास एसिटाइलिन आता है, इसके अलावा हमें प्रोपीन मिलती है, प्रोपीन हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम। इसके अलावा बेंजीन हमें यहाँ से ऑब्टेन हो सकती है। बेंजीन के अलावा अगर बात करें जाइलिन आपको यहाँ से ऑब्टेन हो सकती है। जाइलिन के साथ साथ अगर बात की जाए जो टॉल्यूइन होती है ये भी आपको ऑब्टेन हो सकती है फ्रॉम द पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का प्रोसेस भी सेम ऐसे ही होता है जैसे कोल की बात की कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड डिके होते जाते हैं उनके ऊपर क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड बैक्टीरियल रिएक्शन जो हमारे पास होती है, ये चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये थिक ब्लैक तरह का आपके पास एक लिक्विड आता है जिसको क्रूड ऑयल भी बोला जाता है बेसिकली, जिसको फिर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के तहत आगे डिफरेंट टर्म्स के अंदर पेट्रोलियम से ही आगे कैरोसिन ऑयल, जो हमारे पास डीजल, पेट्रोल, बाकी जो इसके टर्म्स आ जाती हैं उसके अंदर इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें एक एक टर्म आपको क्लासिफाई, ये जस्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ।
लेक्चर चूंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक एक चीज उसमें डिस्कस की जाएगी। लास्ट टर्म आ जाती है स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल गैस। नंबर 3 है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस हमें ऑब्टेन होती है हाइड्रोकार्बन से। इसके अंदर बेसिकली जो कार्बन की तादाद होती है वो C1 से लेकर C4 तक होती है, यानी जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दिस आर मेनली इंक्लूडेड इन नेचुरल गैस। और इसके अंदर सबसे जो मेजर रोल होता है वो होता है CH4 मीथेन का, वो पाई जाती है अबाउट 85%। बाकी जो रिमेनिंग है वो मिथेन, इथेन सॉरी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आ जाती है। मिथेन 85% मेजोरिटी के अंदर यही पाई जाती है, इसी वजह से नेचुरल गैस को मिथेन गैस भी बोला जाता है। और ये पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में बलोचिस्तान में हमारे पास एक जगह है सुई, वहां से इसको ऑब्टेन किया गया, जहां से जिसकी वजह से इसको सुई गैस बोलते हैं, जो आप लोग अपने घरों में यूज करते हैं सुई गैस, ठीक है जी। तो वहां से सुई से जो हमारे पास रिजर्वायर्स है 253.4 मिलियन क्यूबिक फीट, इतनी आपके पास क्या थी जो सुई के मुकाम से नेचुरल गैस को ऑब्टेन किया गया। तो नेचुरल गैस के अंदर जो मेजोरिटी आ जाती है वो C1 से लेकर C4 तक, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं। मेजोरिटी के अंदर जो होती है वो मीथेन होती है, बाकी जो आ जाती है माइनॉरिटीज के अंदर आ जाती हैं। और इस तरीके से हमारे पास नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और जो कोल हैं, दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हो सो कि आपको ये जो सोर्सेज हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स ये हमने बात की जो हमारे पास फॉसिल रिमेन्स आ जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उसको डिस्कस किया। अब हमारे पास आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल। तो देखते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल कैसे सोर्सेज के तौर पे यूज होते हैं फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेशुमार प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो डायरेक्ट एज अ सोर्स यूज हो रहे होते हैं फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स are directly used as a sources of organic compound, जिसको आप डिफरेंट टेक्निक के जरिए, डिफरेंट मेथड्स के जरिए आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे पहले एग्जांपल देखें हम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है, हमारे पास जो स्टार्च आती हैं, ये स्टार्चेस सारी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो शुगर है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो सेलुलोज वगैरह आ जाती है जिसको आप यूज कर रहे होते हैं, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की टर्म में से हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। प्रोटीन्स की बात की जाए तो प्रोटीन में हमारे पास जो वूल वगैरह पाई जाती है, इसके अलावा कैसिन हम यूज करते हैं, हम इसके अंदर जो वैक्स वगैरह आ जाती है उसको यूज करते हैं, और जो हमारे पास फूड प्रोटीन्स आ जाती हैं जो हमारी खुराक के अंदर यूज हो रही होती हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑयल एंड फैट्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाते हैं सोयाबीन सीड्स आ जाते हैं, सोयाबीन सीड्स। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं हमारे कॉटन सीड, लार्ड जो ये ओन वगैरह होती है, और हम यूज कर सकते हैं जो बटर वगैरह आ जाती है। ये चंद एग्जांपल्स आ जाती हैं रिलेटेड टू द ऑयल एंड फैट्स, यानी आप लिपिड्स की बात कर सकते हैं। जो अल्कलाइड्स होते हैं, इस टर्म को याद रखिएगा स्टूडेंट, अल्कलाइड क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होती हैं। हम पहले इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट आर अल्कलाइड्स। तो अल्कलाइड के लिए लिख सकते हैं दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर naturally occurring and are mostly nitrogen containing bases। इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस आ जाती हैं। अल्कलाइड की एग्जांपल्स कौन कौन सी आ सकती हैं, सपोज हम कह सकते हैं जी हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती हैं इसमें, वो हमारे पास आती है मॉर्फिन। मॉर्फिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये हमारे पास एक पेन किलर के तौर पे यूज होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे बात कर सकते हैं जो हमारे पास आती है स्ट्रिक्नीन। स्ट्रिक्नीन हमारे पास ये होती है एक पॉइजनस वेजिटेबल के तौर पे आती है, और इसमें आ सकती है क्विनीन। क्विनीन जो होती है मलेरिया वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये चंद एक एग्जांपल्स आगे रिलेटेड टू अल्कलाइड्स। इसके अलावा स्टूडेंट जो हार्मोन्स होते हैं, विटामिन,
परफ्यूम्स, फ्लेवर्स एंड रेजन्स, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं किस चीज के सोर्सेज, ये सारे जो हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो प्लांट्स या एनिमल से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं उसके सोर्सेज आ जाते हैं। तो आज के लेक्चर को स्टूडेंट्स यहीं पे क्लोज करते हैं। होप्स हो कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत इजीली अंडरस्टैंड भी हो गया होगा। मैंने बड़े आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और नेक्स्ट इंशाल्लाह सीक्वेंस में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।